नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का पुनः इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पूर्व ऑनलाइन कक्षा में हम ऊष्मागतिक प्रायिकता और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जैसा कि पहले आपको बताया था, ऊष्मागतिक प्रायिकता ये किसी स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करती है और हमने ये अध्ययन किया था कि अगर n आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हों, सर्वसम और विभेद्य कण हों, जो कि फेस स्पेस में विभिन्न कोष्टिकाओं में, अलग अलग कोष्टिकाओं में n1, n2, n3 की भांति वितरित हों और प्रत्येक कोष्टिका की ऊर्जा क्रमशः ε1, ε2, ε3 हो, तो किसी भी कोष्टिका, जिस ith कोष्टिका अगर हम कंसिडर करें जिसकी की ऊर्जा εi है, उसमें कणों की संख्या ni का मान कितना होगा, या इसको हम यूँ कहें कि ith कोष्टिका की ऊर्जा एप्सिलॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता क्या है। तो ये हम इससे पूर्व ऑनलाइन जो क्लास थी उसमें इसका अध्ययन कर चुके हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि ith कोष्टिका में जिसकी की ऊर्जा एप्सिलॉन i है, में कणों की संख्या ni का जो मान है वो n/z e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i के बराबर होता है, या ith कोष्टिका की ऊर्जा एप्सिलॉन होने की जो प्रायिकता है p एप्सिलॉन i, इसका मान ni/n बराबर e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन i अपॉन z के बराबर होता है, जहाँ पर z पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आज इसी कड़ी में हम ये अध्ययन करेंगे कि अगर मान लीजिए ith कोष्टिका पुनः उप कोष्टिकाओं में वितरित हो, यानी एक जो सेल है वो पुनः सब सेल्स में डिवाइडेड हो, तो उस स्थिति में जो ith कोष्टिका है उसकी ऊर्जा एप्सिलॉन i, या उसमें कणों की जो संख्या ni है, उसका मान कितना होगा। तो चिरसम्मत सांख्यिकी या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में हम किसी विलगित निकाय के लिए साम्यावस्था में किसी स्थूल अवस्था के संगत सभी सूक्ष्म अवस्थाएं समान रूप से संभव होती हैं, इसका अध्ययन करते हैं। यह सांख्यिकी उसमें साम्यावस्था में विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में कणों के औसत वितरण को प्रदर्शित करती है। यह सांख्यिकी निम्न प्रतिबंधों पर आधारित है। नंबर 1, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में सभी कणों को सर्वसम तथा विभेद्य माना जाता है। सारे कण आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। नंबर 2, कला कोष्टिकाओं में कला बिंदुओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। किसी भी कोष्टिका में कितने भी अणु या जिनको हम कला बिंदु कहें, फेस पॉइंट्स कहें, वो हो सकते हैं। नंबर 3, जैसा कि पहले भी हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी
का अध्ययन करते समय 2 प्रतिबंध काम में लिए थे और वो दोनों प्रतिबंध यहाँ भी हम काम में लेंगे। जो पहला तो है कणों की संख्या पर डिपेंडेंट, अर्थात संपूर्ण निकाय में कणों की संख्या नियत रहती है। हालांकि अलग अलग कोष्टिकाओं में कणों की संख्या अलग अलग होती है और चूंकि कण एक कोष्टिका से दूसरी कोष्टिका में परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन पूरे निकाय में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कणों की संख्या है, वो नियत रहती है। इसी प्रकार जो लास्ट प्रतिबंध जो कि हम काम में लेते हैं वो है ऊर्जा के ऊपर। संपूर्ण निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो भी नियत रहती है, चेंज नहीं होती है। हालांकि अलग अलग कोष्टिकाओं में अलग अलग कण हैं। अगर आयत कोष्टिका की ऊर्जा एप्सिलॉन आई है तो चूंकि कणों की संख्या है वो परिवर्तित होती रहती है, इसलिए कोष्टिकाओं में कणों की जो ऊर्जा है वो चेंज होती रहेगी, लेकिन टोटल निकाय की जो ऊर्जा है वो कांस्टेंट रहेगी। अर्थात अगर मान लीजिए हम ये कहें कि आयत कोष्टिका की ऊर्जा एप्सिलॉन आई है, उसमें कणों की संख्या एन आई है। इसी प्रकार फर्स्ट जो कोष्टिका है उसकी ऊर्जा एप्सिलॉन 1 और कणों की संख्या n1 हो, दूसरी कोष्टिका की ऊर्जा एप्सिलॉन 2 और कणों की संख्या n2 हो, तो हम ये कह सकते हैं कि E का जो मान है वो एप्सिलॉन 1 n1 प्लस एप्सिलॉन 2 n2 प्लस एप्सिलॉन 3 n3 के बराबर होगा। अर्थात E का मान जो है वो समेशन एप्सिलॉन i n i के बराबर होगा, जो कि कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार कणों की संख्या n का जो मान है वो n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर समेशन n i इक्वल्स टू n, ये भी कांस्टेंट होगा। अब मान लीजिए कि हम कोई ऐसा निकाय कंसिडर करते हैं जिसमें कि n आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं जो कि r कोष्टिकाओं में वितरित हैं, जिनमें कणों की संख्या क्रमशः n1 n2 nr है। यदि IV कोष्टिका में स्थित प्रत्येक कण की ऊर्जा एप्सिलॉन i है, वह इस कोष्टिका में पुनः समान ऊर्जा के GI स्तर हों, यानी एक जो एप्सिलॉन i की कोष्टिका है वो पुनः सब सेल्स में डिवाइडेड हो और इन सेल्स की संख्या अगर GI हो, अगर आयत कोष्टिका में, तो इस GI को हम ऊर्जा स्तर एप्सिलॉन i की अपभ्रष्टता कहते हैं, डीजनरेसी कहते हैं। तथा ni कणों को इन स्तरों में वितरित करने की जो विधियां हैं वो कितनी होगी, GI की पावर ni होगी। और इस कारण से जो विभिन्न कोष्टिकाओं में कुल जो n कण हैं उनको व्यवस्थित करने की जो कुल विधियां कहें या इस किसी भी पर्टिकुलर स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कहें, तो इसका जो मान है वो, जैसा कि अगर मान लीजिए ये उप कोष्टिकाएं नहीं होती, अगर GI का मान 1 होता, एप्सिलॉन i की एक ही कोष्टिका होती, तो उस स्थिति में ये जो ऊष्मागतिक प्रायिकता है ये होती फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 एंड अप टू फैक्टोरियल nr। लेकिन चूंकि हर कोष्टिका पुनः उप कोष्टिकाओं में वितरित है, इसलिए अब जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होगी वो होगी ओमेगा इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 अप टू फैक्टोरियल nr इंटू g1 की पावर n1 g2 की पावर n2 एंड अप टू gr की पावर nr, जहाँ पर gr जो आरत कोष्टिका है जिसमें कि कणों की संख्या nr है, उसमें उप कोष्टिकाओं की संख्या है। अगर ये सारी कोष्टिकाएं समान आकार की हों तो उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू फैक्टोरियल n, और ये जो फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन है ये होगा पाई फैक्टोरियल ni, और ये जो g1 g2 की पावर g1 की पावर n1 g2 की पावर n2, अब इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा पाई GI की पावर ni। यहाँ जो पाई है
वो फैक्टोरियल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये, या जो ये सारी संख्याएं हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार योग के लिए हम सिग्मा को काम में लेते हैं, इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए पाई को काम में लिया गया है। और चूंकि ओमेगा का मान बहुत अधिक है, इसलिए जैसा कि पहले हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, हम स्टर्लिंग जो अप्रॉक्सीमेशन है उसको काम में ले सकते हैं। और स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन के अनुसार जो फैक्टोरियल का मान है इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो मान है इसको हम लिख सकते हैं log फैक्टोरियल x इक्वल टू x log ऑफ x माइनस x के बराबर। इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का log लिया जाए तो log ऑफ ओमेगा बराबर, जैसे फैक्टोरियल n का जो log है वो हो जाएगा n log n माइनस n। इसी प्रकार जो समेशन n समय पाई फैक्टोरियल ni है इसका समेशन ni log ऑफ ni माइनस समेशन ni, और समेशन ni चूँकि n के बराबर है इसलिए n कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कुल मिला के ये जो ओमेगा इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन पाई फैक्टोरियल ni, पाई gi की पावर ni है, इसका जो लॉगरिथमिक लें तो ये जो log है वो होगा log ऑफ ओमेगा बराबर n log n प्लस समेशन ni log ऑफ gi माइनस समेशन ni log ऑफ ni। और चूँकि अधिकतम प्रायिकता की स्थिति में या साम्यावस्था की स्थिति में ऊष्मागतिक प्रायिकता या इसका जो लॉगरिथमिक है वो अधिकतम होगा, इसलिए मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन काम में ली जाए तो d log ऑफ ओमेगा का मान है वो 0 होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन में अगर d log ऑफ ओमेगा बराबर 0 कर दें तो हमें प्राप्त होगा समेशन d ni log ऑफ gi माइनस समेशन d ni log ऑफ ni बराबर 0। और चूँकि अणु की कुल संख्या नियत है अर्थात n इक्वल्स टू समेशन ni है, इसलिए अगर हम थर्ड जो प्रतिबंध हमने जो ऊपर काम में लिया है जिसके अनुसार निकाय में कुल कणों की संख्या है वो नियत है, तो dn का मान जो है वो होगा समेशन dni इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार जो फोर्थ प्रतिबंध हमने ऊर्जा संरक्षण का काम में लिया है उसके अनुसार कुल ऊर्जा u का जो मान है वो होगा समेशन एप्सिलॉन i ni, और चूँकि ये टोटल एनर्जी कंजर्व है, संरक्षित है, नियत है, इसलिए du बराबर समेशन एप्सिलॉन i dni इक्वल्स टू 0। और इस प्रकार पुनः हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं। एक ही जो है वो कुल कणों की संख्या नियत है, उससे dn बराबर 0 आ रहा है, कुल ऊर्जा नियत है, इससे du बराबर 0 आ रहा है, और d log ऑफ ओमेगा बराबर 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हमारे पास ये तीन इक्वेशंस हैं, और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम पुनः लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को काम में लेते हैं। लाग्रांजे की जो अनिर्धारित गुणांकों की विधि है उसको काम में लेते हैं, और उसके अनुसार अगर हम dn को माइनस log ऑफ अल्फ़ा, du को किसी कांस्टेंट बीटा से गुणा करके माइनस d ऑफ log ओमेगा में जोड़ दें तो हमें प्राप्त होगा माइनस d ऑफ log ओमेगा माइनस log अल्फ़ा dn प्लस बीटा du बराबर 0। और इन तीनों के इनके मान रख दिए जाएं dn du और d log ऑफ ओमेगा के इस इक्वेशन में, तो हमें प्राप्त होता है माइनस समेशन dni log ऑफ gi प्लस समेशन dni log ऑफ ni माइनस समेशन dni log ऑफ अल्फ़ा प्लस समेशन बीटा एप्सिलॉन i dni इक्वल्स टू 0। और इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है समेशन log ऑफ ni अपॉन अल्फ़ा gi प्लस बीटा एप्सिलॉन i इंटू dni बराबर 0। और चूँकि dni ये स्वतंत्र राशियाँ हैं, dni का मान 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका जो गुणांक है dni का वो 0 होना चाहिए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि log ऑफ ni अपॉन अल्फ़ा gi प्लस बीटा एप्सिलॉन i इक्वल्स टू 0 होगा, या log ऑफ ni अपॉन अल्फ़ा gi बराबर
माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जिससे ni अपॉन log ऑफ ni अपॉन अल्फा जी आई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, या ni का जो मान है वो होगा अल्फा जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। लेकिन पुनः चूँकि n इक्वल्स टू समेशन एन आई है, इसलिए ये इक्वेशन हो गई समेशन अल्फा जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इक्वल्स टू n, जिससे अल्फा जो कि अनिर्धारित गुणांक हमने माना था, इसका मान हमें प्राप्त होता है n अपॉन समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। और चूँकि जैसा कि पहले हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, समेशन ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसको हम पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार अगर कक्षाएं पुनः उप कक्षाओं में डिवाइडेड हों तो उस स्थिति में समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई है, ये कैपिटल जेड होगा, जिसको कि हम पार्टीशन फंक्शन कहेंगे। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाती है एन आई इक्वल्स टू एन अपॉन जेड जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, जहाँ पर जेड का जो मान है वो है समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। अतः कण के किसी ऊर्जा एप्सिलॉन आई की कोष्टिका में स्थित होने की जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता है, उसका मान हुआ जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन समेशन जी आई ई के पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। और ith जो स्टेट है उसमें जो कणों की संख्या एन आई है, उसका मान हुआ n अपॉन जेड जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो जैसा कि हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि अगर सिर्फ किसी कोई कक्षा दी हुई हो और अगर वो पुनः उप कक्षाओं में डिवाइडेड नहीं हो, सिर्फ एक ही कक्षा हो, उसकी अभ्रष्टता है वो नहीं हो, तो उस स्थिति में एन आई का मान n अपॉन जेड ई के पावर माइनस बीटा ई एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन आई होता है। उसी प्रकार अगर कक्षा पुनः उप कक्षाओं में डिवाइडेड हो तो उस स्थिति में जो एन आई का मान है वो होगा n अपॉन जेड जी आई ई के पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, और जेड का मान होगा समेशन जी आई ई के पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो अगर मान लीजिए जी आई का मान पुनः 1 हो तो ये पुनः उसी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें कि जो कक्षाएं हैं वो अभ्रष्ट नहीं हों, जैसा कि पिछले केस हमने स्टडी किया था। तो इस प्रकार ये जो पूरा अध्ययन है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी कहलाता है, और इसकी सहायता से हम विभिन्न जो कक्षाएं हैं उनमें ऊर्जाओं का किस तरीके से अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा, अलग अलग कणों की ऊर्जाएं हैं वो किस तरीके से होगी ये ज्ञात कर सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।